नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल अल्ट्रा फिल्मों में। हाल ही में आपने सुना होगा कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट देने से मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने ऐसा किया है। भारत के साथ साथ 13 और कंट्रीज भी हैं जिन्होंने ना तो इजराइल के पक्ष में ना ही इजराइल के खिलाफ वोट दिया है, पर चर्चा का विषय सिर्फ भारत है। तो ऐसा क्यों? इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग कैसे होती है। देखिए, एचआरसी में 47 मेंबर कंट्रीज होती हैं और इसमें सीट्स का अलॉटमेंट कुछ इस प्रकार होता है कि 47 में से 13 सीट्स होती हैं अफ्रीकी देशों के लिए, 13 सीट्स एशिया पैसिफिक देशों के लिए, 8 सीट रिजर्व होती हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों के लिए, और बाकी बची सीट्स ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप और अन्य के लिए रखी जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सभी कंट्रीज को इक्वल पार्टिसिपेशन मिले। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, ये करंट लिस्ट है 47 मेंबर कंट्रीज की। इन सभी का टेन्योर ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 3 साल का होता है, और फिर इनकी जगह उसी रीजन से किसी दूसरी कंट्री को नॉमिनेट किया जाता है उस सीट को फिल करने के लिए, और यही 47 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं काउंसिल में वोटिंग के लिए। इंडिया अभी के लिए 47 कंट्रीज में शामिल है। अब देखिए, वोटिंग से पहले एक प्रपोजल या रेजोल्यूशन लाना पड़ता है। इजराइल के खिलाफ ये प्रपोजल OIC कंट्रीज द्वारा लाया गया था। OIC का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। OIC कंट्रीज 57 कंट्रीज का एक ग्रुप है। ग्रुप में सभी कंट्रीज का नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। प्रपोजल में इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन इजराइल द्वारा गाजा, वेस्ट बैंक या इजराइल में किए गए थे, उसकी जांच के लिए एक कमेटी के गठन की बात कही गई है। तो अब वोटिंग के दौरान आप देख सकते हैं सभी 47 मेंबर्स का डिसीजन। जिन कंट्रीज के आगे Y लिखा है वो कंट्रीज इन्वेस्टिगेशन के पक्ष में, जिन कंट्रीज के आगे N है वो इन्वेस्टिगेशन का समर्थन नहीं करते। वहीं जिनके आगे A लिखा है उन्होंने बेसिकली खुद को वोटिंग से दूर रखा है, जिसमें से एक भारत भी है। अब ऐतिहासिक तौर पर अगर हम देखेंगे तो भारत कभी इजराइल के खिलाफ नहीं था, पर क्योंकि हम हमेशा फिलिस्तीन के साथ थे तो हमें हमेशा इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इजराइल के खिलाफ वोटिंग करनी पड़ी। भारत इजराइल या भारत फिलिस्तीन का भविष्य आगे क्या होगा, उसके लिए इसका इतिहास जानना जरूरी है। 1975 में भारत पहला गैर अरब देश था जिसने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को फिलिस्तीन के लोगों का एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव माना। इसके अलावा 1975 में न्यू दिल्ली के अंदर PLO ने अपना ऑफिस सेटअप किया था, जो काफी हद तक पैलेस्टीन की एम्बेसी की तरह काम करता है। 29 नवंबर 1981 में ये दिखाने के लिए कि भारत फिलिस्तीन के साथ है, उनके संघर्ष में एक स्टैम्प भी इशू किया गया था भारत द्वारा। और सिर्फ यही नहीं, भारत फिलिस्तीन को आज़ादी से भी पहले से समर्थन देता आया है। 1938 में गांधी जी द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था, फिलिस्तीन उतना ही अरब लोगों का है जितना इंग्लैंड इंग्लिश का है या फ्रांस फ्रेंच लोगों का है। अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल के साथ इंडिया ने 1992 में डिप्लोमेटिक टाइज सेटअप किए थे, और इसके लिए और कोई नहीं, मॉडर्न डे रशिया ही जिम्मेदार है, यानी जब वो USSR हुआ करता था। इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से इंडिया इजराइल टाइज फॉर्मलाइज हुए। 1991 में भारत में PV नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, और उनकी पॉलिसीज से ये साफ जाहिर था कि वो भारत को एक ओपन इकोनॉमी बनाना चाहते थे, जिसका मतलब था कि भारत का मार्केट सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए नहीं बल्कि फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी खुला रहे। गाड़ी चाहे टाटा बनाए या फोर्ड, दोनों ही इंडियन मार्केट में व्यापार करने के लिए एलिजिबल थे, और इस पॉलिसी से कई इजरायली कंपनीज को भारत के साथ व्यापार करने का मौका मिला। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो वो काफ़ी हद तक पॉसिबल हुआ अरब कंट्रीज़ की वजह से।
क्योंकि उस समय की अरब कंट्रीज में आपस में मतभेद थे, जिसके कारण इंडिया को कश्मीर मुद्दे के ऊपर कोई खास सपोर्ट हासिल नहीं था। हम ये भी नहीं चाहते थे कि जो सपोर्ट हमें हासिल है वो भी हम खो दें, क्योंकि इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता था। और इससे होता ये कि पाकिस्तान बाकी अरब कंट्रीज़ के साथ मिलकर भारत पर दबाव बनाता यूएन में। इस बात का अंदाज़ा आपको जवाहरलाल नेहरू जी की इस स्टेटमेंट से मिल जाएगा, जहां उन्होंने इजराइल को एक कंट्री मानने के बाद ये बयान दिया था। वी वुड हैव recognized Israel long ago because Israel is a fact. We refrained because of our desire not to offend the sentiments of our friends in the Arab countries. तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो था यूएसएसआर का, क्योंकि यूएसएसआर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था इंडिया आर्म सप्लाई के लिए। और अब क्योंकि यूएसएसआर टूट चुका था तो भारत को कोई और बेहतर विकल्प खोजने की जरूरत थी, और वो विकल्प मिला इजराइल के रूप में। इवन जब इंडिया और इजराइल के बीच कोई ऑफिशियल रिलेशंस नहीं थे, तब भी चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ जंग में इजराइल ने हमारा ना सिर्फ समर्थन किया बल्कि हमें ज़रूरी मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए थे। अब बात करते हैं इन दोनों ही रिलेशनशिप्स के फ्यूचर के बारे में, चाहे वो इंडिया इजराइल हो या इंडिया पैलेस्टीन। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सडन शिफ्ट आने वाला है आने वाले 4 से 5 सालों में, जहां आप देखेंगे कि इंडिया यूएन में इजराइल को सपोर्ट करे या पैलेस्तीन के खिलाफ जाए। इंडिया आगे भी या तो पैलेस्तीन के कॉज को सपोर्ट करेगा या मे बी एक न्यूट्रल स्टांस अपनाएगा। बट अगर बात करें इंडिया इजराइल रिलेशनशिप की तो वो डेफिनेटली और स्ट्रांग होंगे, क्योंकि इंडिया इजराइल का रिलेशनशिप आर्म्स और ट्रेड का है। 2019 में इजराइल ने इंडिया को लगभग $84 बिलियन की गुड सप्लाई किए थे, जिसमें मेजर परचेज मिलिट्री इक्विपमेंट्स की थी। और इसके अलावा भी कई प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स पर इजराइल और इंडिया साथ काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इजराइल के साथ हमारा ट्रेड ही हमारी फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करेगा। खैर, मैं वीडियो को इसी नोट पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।